गायक आचार्य हबीब खान। आज अपना विषय है लंबी कविता, संदर्भ और प्रकृति। स्वचेतना के दबाव से आधुनिकता का जन्म होता है। आधुनिकता हमारे चेतना को जागरूक और अपने आसपास के परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाती। अपने परिवेश से परिचित होते ही हम उसमें अपनी भूमिका तलाश करते हैं। सामाजिक व्यापकता में स्वयं की खोज और पहचान, यही आधुनिक युग के व्यक्ति की समस्या है। अपनी अस्मिता को बनाए रखना और पूंजीवादी समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी के समक्ष ये समस्या विकराल रूप से खड़ी है। ये वर्ग समाज में सबसे नीचे के पायदान पर खड़े आदमी और समाज की नीति निर्धारक जो उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं के बीच सेतु का काम करता है। बुद्धिजीवी के समक्ष एक रचनात्मक युद्ध होता है। इसमें से स्वयं को प्रतिदान करते हुए समाज के अधिकांश को वाणी देनी होती है। आधुनिक युग की कला को अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। समाज के अधिकांश का दुख, दर्द, तकलीफें, स्वप्न, यथार्थ को उसकी अपने स्वतंत्र सत्ता के साथ खोजना, पहचाना और प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है। आधुनिक जीवन की अनुभूति की जटिलता बढ़ी है, संवेदना का उलझाव बढ़ा है। उसी एवज में रचनात्मक संघर्ष भी उतना ही उग्र हुआ है। व्यक्ति को समाज और व्यवस्था के या व्यक्ति विरोधी स्वरूप से भिड़ना पड़ रहा है। इस टकरार से कुछ रूढ़ियाँ टूटी है, जड़ताओं पर प्रहार हुआ है, तो नए मानवीय मूल्यों का निर्माण भी हुआ है। निर्माण और ध्वंस की इस सारी प्रक्रिया में सर्वाधिक कोई यदि प्रभावित हुआ है तो वह है रचनाकार, कवि, लेखक और बुद्धिजीवी। प्रतिबद्धताओं का पूरा करने के लिए उसे जूझना पड़ता है। समकालीन जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं के बीच कटते पिसते व्यक्ति की दशा का जायजा समकालीन कला के अवलोकन से लिया जा सकता है। जीवन के जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, उसी प्रकार समकालीन कविता की दशा और दिशा में भी परिवर्तन आया है। कविता जो अब तक सहज भावों की अभिव्यक्ति होती थी, किंतु अब वह जीवन के असहज हो जाने के कारण से अनुभूतियाँ भी बदल गई है। जीवन जटिलताओं से भर गया है, फलस्वरूप कविता में बदलाव आया है। जीवन का बोध बदला तो कविता का आकार भी बदल गया। कविता अब साधारण कविता न होकर के लंबी कविता हो गई है। लंबी कविता की अवधारणा आधुनिक युगीन चेतना से का उद्भावना है। आधुनिक जीवनानुभव अपनी प्रकृति में जटिल और संश्लिष्ट होने के कारण से परंपरागत काव्य रूपों के अस्तित्व में नहीं समा पाता है। लंबी कविता प्रबंधात्मक काव्य रूपों के विकल्प के रूप में उत्पन्न हुई विधा है, जिसके पीछे आधुनिक युगीन परिस्थितियों की अनिवार्यता है। प्रबंध के बंध और वर्तमान में परिवर्तित अनुभव को बांध पाने में न केवल असफल सिद्ध होते रहे, वरन वे स्वयंपूर्ण अनुभव के लिए अपर्याप्त भी रहे। इस अन्वेषण और उपलब्धि के आग्रह के कारण ही आधुनिक जीवन की उलझी हुई परिस्थितियां और जटिल संवेदनाओं के संदर्भ में परंपरागत काव्य माध्यम अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। उसे पुराने रूप विधान से अभिव्यक्त करना संभव नहीं हो पा रहा था। लंबी कविता, लंबाई का आयाम। लंबी कविता की लंबाई प्रदिग्धता के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत है। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को लंबी कविता कहा है जो लंबी हो। राजीव सक्सेना लंबी कविता को प्रबंध काव्य का संस्करण मानते हैं। उनके मत के अनुसार पंत, निराला और प्रसाद जी की लंबी कविताएं एक प्रकार से लघु खंड काव्य, अज्ञेय की असाध्य वीणा इसी क्रम में रखी जा सकती है। रामदरस मिश्र ने लंबी कविता उसे कहा है जो लंबी हो और जो आज के जीवन के कई घुमावदार मोड़ों से गुजरती हुई एक जटिल यथार्थ के बोध और अनुभव को उभारती है। वह अपने सफल रूप में स्वतंत्र इकाई कही जा सकती है और असफल रूप में छोटी कविताओं का फूड विस्तार। सत्य प्रकाश मिश्र वस्तु और सत्य के संयुक्त घोल को लंबाई में देखते हैं। राजकुमार शर्मा काव्य अनुभव को वस्तुनिष्ठ वैचारिक आधार पर जोड़ने में लंबाई को रेखांकित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लंबी कविता की लंबाई अपने आप में कोई विषय कथ्य से मुक्त न होकर के आपेक्षिक व रचना प्रक्रिया के आंतरिक रूप से जुड़ी हुई अनिवार्यता है।
छोटी छोटी एक ही मन स्थिति से जुड़ी कई कविताओं को मिलाकर लंबी कविता नहीं बनाई जा सकती। हाँ, कविता की लंबाई को जरूर बढ़ाया जा सकता है। अनुभव और विस्तार की प्रदिग्ध तनाव युक्त स्थिति से कई कई अंत प्रसंग संदर्भ संकेत आपस में संश्लिष्ट रूप से गुंथे होते हैं। इस प्रदिग्धता में व्यापक संश्लिष्ट अपनी पूर्णता में फलित होना चाहिए। हिंदी कविताओं में आधुनिकता की अवधारणा के विकास के समानांतर लंबी कविता के विकास को देखा जा सकता है, जहाँ शास्त्रीय चौखटों में जकड़ी प्रबंधात्मकता तत्वों के तहत कथा गृहित परंपरित लंबाई नहीं, प्रत्युत वर्तमान के बिंदु पर खड़े होकर जीवन समाज की लंबी अनेक विध यातनाओं की कथा प्रमुख है। फिर चाहे वह दार्शनिक परिणति को स्वर दे या सामयिक बोध के किसी पक्ष को उठाकर मानव नीति के वर्तमान दौर को लेकर चिंतानुकूल हो। व्याख्यान की इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा बिंब और विचार को केंद्रीय स्थिति की केंद्रीयता में ताना गया है। इस तानने में सृजनात्मक तनाव की महत्व भूमिका है। गद्यात्मक विवरणों विस्तारों और सहयोग के अनुभव की जटिलताओं को उसके छिपे पक्षों को खोला जाता है। लंबी कविता संरचना के निकष पर यदि हम विचार करें तो अन्विति पहला पॉइंट है। लंबी कविता में अन्विति का होना जरूरी है। बाहर से विशृंखलित दिखने पर भी भीतर से किसी एक सूत्र के तथ्यों और प्रसंगों और संदर्भों को पिरोए गुंथा होना जाना चाहिए। लंबी कविता में कई बातों विविध अनुभव खंडों में एक संश्लिष्ट रचना प्रक्रिया द्वारा आपस में गूंथ कर युगिन विसंगतियों को उद्घाटित किया जाता है। रामदरस मिश्र का कहना है कि लंबी कविता अनेक खंडों की यात्रा है और उसमें अनेक खंड अपने स्वभाव में एक दूसरे से विषम होकर के विसंदर्भ से जुड़े रहते हैं। इसीलिए में लंबी कविता की भाषा मूड बिंब विधान छंद सभी में अनेक रूपता दिखाई देती है। ये अनेक रूपता आंतरिक अनुमति तभी प्राप्त कर पाती है जब किसी सृजनात्मक सूत्र को पकड़ करके गहरे शैल्पिक अनुशासन में उन्हें संगठित करना पड़ता है। तब असंबद्ध प्रसंगों संदर्भों में भी एक परंपरा दिखती है, अनेक रूपता में भी एक रूपता आ जाती है। वास्तव में लंबी कविता का लय की अभिव्यक्ति नहीं वर्ण जिंदगी के अनेक लयों को एक संश्लिष्ट लय है, जिसमें जीवन और शिल्प दोनों को अनेक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। धूमिल की पटकथा, राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग और मुक्तिबोध के अंधेरे में इसी अनुमति के कारण से केंद्रीय सूत्र में बंधी हुई है। लुकमान अली अपने समय के विद्रूप और अवेद को वेद संतान मानते हैं। अपने समय की विद्रूपता और विसंगति को एक चरम अतिरंजनापूर्ण व्यवहार में नंगा किया गया है। ये इस कविता की अनुमति का आधार है। दूसरा पॉइंट हम करेंगे नाटकीयता। नाटकीयता लंबी कविता का अनिवार्य गुण है। बिना नाटकीयता के रचना विधान की युगीन यथार्थ की द्वैतता और अंतर्विरोधपूर्ण स्थिति के विविध पक्षों रंगों और रंगतों को उधार सकना संभव नहीं है। युगीन यथार्थ के बहुरूपण के इस मोक्टों को छीलने उतारने के लिए नाटकीय संरचना ही कारगर सिद्ध होती है। इस यथार्थ के कई पक्षों और प्रकारों को मिथ्य के उलट फांसीनुमा और विद्रूपीकरण को छेदने कुरेदने उधेड़ने उलट पुलट करने देखने से सही समझ आ जा सकता है, क्योंकि आधुनिक यथार्थ ठोस नहीं बल्कि गतिशील और सतत परिवर्तनीय है। उसे पकड़ने की विधि भी उसके अनुरूप लोचदार हो सकती है। नाटकीय विधान की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि लंबी कविता की लंबी एकरस प्रकृति से पाठक को उबारा जा सके। निराला की राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध के अंधेरे में संरचना, स्थितियों और समाधों की नाटकीयता स्पष्ट परिलक्षित होती है। विचार एवं केंद्रीयता। समकालीन लंबी कविता सामाजिक राजनीतिक दबावों टकराटों मूल्यों संबंधों विसंगतियों से गुजरती होने के कारण से इसका रवैया और मुख्य सरोकार वैचारिक हो गया है। लंबी कविता में कथ्य से लेकर संरचना तक प्रभावी दखल रखने वाला तत्व विचार है, जो अन्य तथ्यों प्रसंगों विवरणों अंतसूत्रों से पकड़ता नियोजित करता है। ये विचार मानवतावादी और संघर्षशील पक्ष से जुड़ा होने के कारण से समूची कविता का प्राण तत्व भी है। समकालीन सभी लंबी कविताओं में विस्तार की सर्वोपरि भूमिका ही उनकी प्रासंगिकता और सार्थकता की पहचान भी है। लंबी कविता के विचार की सक्रियता कथ्य नियोजन और संरचनात्मक परिणतियों के अनुरूप में उपलब्ध होती है। जीवन परिदृश्य में व्याप्त राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वैज्ञानिक औद्योगिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप उभरी विसंगतियाँ और मूल्यहीनता विडंबना और अमानवीय स्थितियों के चयन का कार्य एक प्रकार का बड़ा काम है। इन संदर्भों प्रसंगों कविता को कविता के समूचे ढांचे में संश्लिष्ट करना, विधान में ऐसे पिरो देना
अनुभूति करना है कि जिसे कि समय और जीवन की समस्त विद्रूपताएं, सौंदर्य, प्रतिमाएं और विचार सृष्टियां मुख्य तौर पर विचार का दूसरा कार्य है। लंबी कविता की रचना प्रक्रिया भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। पुनर्निर्मित विचार, निकष और निर्णय किसी कविता की कथा, कथ्य, घटना, समस्या को आश्रय लेकर अपना विस्तार साधता है और अंत में मत स्थापन जैसा कार्य संपन्न करता है, जो पूर्व निर्धारित विचार और निर्णय से भिन्न नहीं हो जाता, बल्कि उसकी पुष्टि के परवान चढ़ता है, उसे पुष्ट समृद्ध करता है। इस प्रकार की कविताओं को कथांत में जाकर के प्राय निश्चित, रूढ़ और सैद्धांतिक हो जाया करती है। इन कविताओं की लंबाई भी प्राय निर्धारित सी होती है, क्योंकि मत स्थापन, विचार संपादन और कथा संपादन व समस्याओं के समाधान तक पहुंचकर असंभव ही हो जाती है। प्रलय की छाया, जयशंकर प्रसाद, समय देवता नरेश मेहता की रचना असाध्य वीणा गेय की इस प्रकार की कोटि में रखी जा सकती है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत अर्थसूत्रों का तनाव और ढील कर रचना विधान के द्वारा विचार तक पहुंचा जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत तथ्यों का संकलन, चयन और उन तथ्यों के आधार पर अनुमान, परिकल्पना और यथार्थ के रास्ते से किन्हीं निकषों, निर्णयों तक पहुंचने में कभी प्रयत्न निहित रहते हैं। तर्कशास्त्र के अनुसार ये आगमनात्मक विचार पद्धति है। अधिकांश लंबी कविताएं इसी कोटि के अंतर्गत आती है। अंधेरे में जो मुक्तिबोध की रचना है, नाटक जारी लीलाधर जुगड़ी की रचना है, तलगढ़ जो प्रमोद सिन्हा की रचना है, इसी कोटि के अंतर्गत रखी जा सकती है। अंतहीन अंत। समकालीन लंबी कविता का अंत एक अंतहीन अंत होता है, क्योंकि लंबी कविता जीवन यथार्थ की गतिशीलता को लेकर चलती है। लंबी कविता की प्रकृति और संरचना सैद्धांतिक न होकर के वैचारिक होती है। इसी से उसका अंत भी प्रवाहमय किसी मोड़ पर लाकर के छोड़ दिया जाता है। गतिशील यथार्थ के परस्पर गुम्फित रूप के कारण ही लंबी कविता हो जाती है और अंतरहित और अंतवाली। लंबी कविता की प्रविधि में अंत का खुला रह जाना उसके क्रम की शुरुआत के लिए छूटे हुए सूत्र की तरह होता है। समापवर्तक जीवन यथार्थ के समांतर लंबी कविता भी असमाप्त समाप्ति पर कहीं जाकर के रुक जाती है। सृजनात्मक तनाव। लंबी कविता की लंबाई के आयाम में सृजनात्मक चेतना जीवनगत तनावों की सुदीर्घ श्रृंखला में जकड़ी है। तनाव की स्थिति जहाँ विधायक होती है और वहाँ रूप द्वंद्वात्मक होता है। लंबी कविताएं, छोटी कविताओं का उत्स भी तनाव और यातना का बिंदु है। समकालीन कवि इसी बिंदु पर स्थित होकर रचना करता है। प्रत्येक कवि अपनी अभिव्यक्ति प्रक्रिया, संवेदना प्रक्रिया तनाव से पृथक ढंग से तांती फैलाती है। सृजनात्मक तनाव की अक्षुण्णता और दीर्घता की लंबी कविता में चरितार्थ होती है। यह अलग बात है कि इस तनाव की आयोजन संपूर्ण रचना में छितराई हुआ रहता है। बीच बीच में अन्य विवरणों, उपकथाओं और संदर्भों को लाकर ढील और तनाव शैथिल्य पैदा किया जाता है, जिसे तनाव का कसाव और एक तंता इतने न बढ़े कि पाठक का धैर्य ही लड़खड़ाने लगे। टी.एस. इलियट ने तनाव की व्यापक संभाव्य विविधता के द्वारा तनाव की रचनात्मक स्वरों की ओर संकेत किया है। हिंदी की विशिष्ट माने जाने वाली लंबी कविताओं में, जिसमें परिदृश्य विस्तार भी अपेक्षाकृत अधिक है, तनाव की प्रविधि का समुचित प्रयोग किया जाता है। राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, पटकथा, नाटक जारी है में इस प्रकार के तथ्यों को देखा जा सकता है। सृजनात्मक तनाव को उपलब्ध करने के व्यवहार भी पृथक पृथक दृष्टिगत होते हैं। बच्चन की लंबी कविता दो चट्टाने में कवि जीवन का यथार्थ सत्य और काल्पनिक अनुमान और भावमयी परंपरागत काव्य दृष्टि को कहीं भी नहीं छोड़ सका है। इसीलिए तनाव की प्रकृति भी भावाग्रहित होकर वर्तमान जीवन के साक्षात्कार कर पाने में और विचार को उठाने में असमर्थ रही है। सत्य का आधार कितना भी ठोस दृढ़तम हो, किंतु उसे देखने और अन्वेषित करने वाली चेतना भी यदि भावनापन्न हो या दृष्टि कल्पना प्रदान या संस्कारों से ग्रस्त हो, तो वहाँ वस्तु सत्य, तर्क और बौद्धिकता के आधार कैसे स्थिर रह सकते हैं। असाध्य वीणा गेय की, प्रमद्य गुण गाथा धर्मवीर भारती की आदि लंबी कविताओं में तनाव और स्वरूप और प्रकृति भावना परक है। विधायक आधार पर यदि हम विचार करें तो लंबी कविता में सृजनात्मक तनाव को रूपाकार कर देने वाला तत्व कोई केंद्रीय बिंब, रूपक और विचार होता है। लंबी कविता के ऊपर से दिखने वाले तत्व
बिखरे विशृंखल दिखने वाले हिस्सों में इसी केंद्रीय बिंब रूपक और विचार द्वारा अनुमिति साधी जाती है। विविध संदर्भ इसी से केंद्रीय बिंब रूपक और विचार को गहराने में भी अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। ये सभी लंबी कविता के आंतरिक संरचना को समर्पित होते हैं। इसे व्यक्ति को उभारते और समृद्ध करते रहते हैं। इस केंद्रीय धुरी की विवरणात्मक लंबाई जहाँ लंबी कविता की धारणा को ठेस पहुँचाती है, वहाँ कोई अनुमिति न साध पाने के कारण से व्यर्थ और बेमानी भी हो जाती है। इस प्रकार लंबी कविता लंबी तो बन जाती है, उसके अंत सूत्रों के अध्यान तक सृजनात्मक अंत संगति और समृद्धि नहीं दे पाती। इसी कारण से दीर्घीकरण की एकाकाई आकांक्षा तो फलती है, लंबी कविता उपलब्ध नहीं हो पाती। लीलाधर जुगड़ी की लंबी कविता नाटक जारी है। 1967 से 1970 तक लिखी गई छोटी प्रतिक्रियात्मक मनोदशाओं में 37 विसंकलित कविताओं की सुदीर्घ कविता है। मजे की बात यह है कि इसे कवि ने अन्य कविताओं से भिन्न कर विशिष्ट रूपक, बिंब, विचार और दर्शन का कोई आधार अनिवार्य नहीं किया है। एक अंश जहाँ रुकता है, दूसरा उसी से भिन्न, कभी विमुख संदर्भ को उठा करके कविता कर लेता है। लंबी कविता के विधायक आधार पर ग्रह करने वाली समग्र बिंब, रूपक और विचार की केंद्रीय धुरी के रूप में अवस्थित होना अनिवार्य है। रूपक की वह आधार है जो अपनी सार्थकता और रचनात्मक परिस्थितियों पैदा करता है। लंबी कविता क्योंकि आधुनिक युगीन परिस्थितियों की उपज है, इसलिए काव्य के प्रबंधात्मक रूप में विकल्प स्वरूप अस्तित्व ग्रहण किए हुए हैं। ज्यों ज्यों आधुनिक मानसिकता विकसित होती गई, त्यों त्यों हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य के चरित्र में तात्विक दृष्टि से ढील आती गई और अंत राम की शक्ति पूजा निराला 1937 जिस काव्य ढांचे को लेकर के उपस्थित हुई, वह प्रबंधात्मक क्रम कम, मुक्त आधुनिक अधिक है और प्रबंधात्मकता का सही विकल्प भी है। इसमें हिंदी काव्य में लंबी कविता की वर्तमान धारा की शुरुआत मानी जा सकती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सही लिखा है कि राम की शक्ति पूजा महाकाव्य नहीं, खंड काव्य भी नहीं है, एक लंबी कविता है, परंतु उसमें वे सभी गुण वर्तमान है। टी.एस. इलियट ने इसके संबंध में जो लिखा वो भी विचार करने लायक है। धन्यवाद। आज इतना ही।